अब हम इस गद्य महाकवि कालिदास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं कि संस्कृत के एक महाकवि है, उसी के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है, कालिदास ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हर्षचरित से शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है कि हर्षचरित शुरू होते ही कवि बाण ने कालिदास के बारे में लिखा है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए थे, कि बाण से पहले महाकवि कालिदास ने जन्म लिया था। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है कि अपने नाम के रूप में एक अभिभावक, एक आदर रूप में उन्होंने विक्रम नाम का उल्लेख किया। अब वह विक्रम कौन सा है, इस बात का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया है कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज, उन दोनों को समान मानकर उनकी कथाओं के नायक यानी कि हीरो बनाए गए थे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का भी वर्णन मिलता है। तो उनमें एक प्रकार से पहेलियाँ, लोक कथाएँ और जो विद्वत्ता थी, जो विद्वान ज्ञान था, वह कविता और चमत्कारिक जो प्रसंग है उसका भी वर्णन उनके ग्रंथों में मिलता है। अब हम इस गद्य के महाकवि कालिदास का जन्म परिचय प्राप्त करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईसा तथा निधन 445 ईसा माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक ठीक तो किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, जो आज उज्जैन, आज के समय में उज्जैन में है, वो माना गया है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी का विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो उज्जैनी का जो उन्होंने मेघदूत में वर्णन किया है उसके कारण लगता है कि कालिदास का जन्म वहीं पर हुआ होगा, जिनके कारण उनको इस उज्जैनी का विशेष परिचय रहा होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रम आदित्य का राज्य था। जो विक्रम नाम प्रसिद्ध हुआ है तो उसके लिए भी यह ठीक रूप से बैठता है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम आदित्य राजा का यह राज्य था, प्रजा बहुत सुखी थी, साहित्य कला सब में उन्नति हो रही थी और राजा ने अपने ही नाम से विक्रम संवत का भी उल्लेख किया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। कि विक्रमादित्य के शासनकाल में जो वैभव था, सिक्के नए नए आए और जिस तरह से उन्होंने शासन किया, जिससे साहित्य कला इन सब की उन्नति हुई, जो किसी और युग में नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्य और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई है। तो एक वर्णन के अनुसार इसी समय अच्छे कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक भी हुए और राजा को स्वयं साहित्य और संगीत का भी बहुत नॉलेज था और जिसके कारण, और सबसे ज़रूरी बात कि संस्कृत भाषा की उन्नति आगे जो बढ़ा वो इसी काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी थे जो दरबार में 9 रत्न कहलाते थे। कि पहले के समय में राजा अपने दरबार में ऐसे ज्ञानी कवियों को रखते थे। तो अपने पूर्व जीवन में, कि अपने बीते हुए जीवन में कालिदास एक बुद्धू यानी कि मूर्ख थे, जिसे कुछ नहीं आता था। तो ऐसे
बुद्धू माने जाने वाले कालिदास महाकवि कालिदास कैसे बने और ऐसे विक्रमादित्य दरबार राजा के दरबारियों के सर्वश्रेष्ठ कवियों में कैसे प्रसिद्ध हुए, उसका वर्णन किया गया है। तो 8 कवि थे और उनमें से कालिदास भी कुल 9, जिनमें से कालिदास भी एक थे। 9 रत्न के रूप में यह सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवा अवस्था तक निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते उसी को काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो कालिदास के जीवन के बारे में बताया गया और बताया गया कि युवा अवस्था तक, जब वो युवा हुए तब तक वह निरक्षर, उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था और इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर वो बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। और निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि कैसे बने, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी हमारे सामने दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं कि उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। तो उन दिनों के एक शारदानंद नाम के एक जो राजा थे, उनकी एक रूपवती, सौंदर्यवान, एक गुणवती, विद्वान, एक ज्ञानी पुत्री थी और जिसका नाम विद्योत्तमा था। ये परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। वो बहुत सुंदर और रूपवती भी थी और उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा अभिमान भी था। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी और इसी कारण उसने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ यानी कि ज्ञान में उसे हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। उसकी उसी घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहाँ के विद्वान अपनी ज्ञान का परिचय देने पहुंच गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब इस रूपवती, गुणवान और ज्ञानी स्त्री को पाने के लिए वह प्रयत्न करते।